in the last class I think we have covered here in functions of operating system. So इसका ये हो गया था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया था, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया था। देखिए फाइल मैनेजमेंट, अनदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल मैनेजमेंट। So in file management, basically operating system does creating and deleting files. Basically वो फाइल बनाता है और डिलीट करता है। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज, यू नो ऑल, सबको मालूम है फाइल और डायरेक्टरी क्या होती है, ठीक है। डायरेक्टरी फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको फाइल कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब भी करता है, आपका फाइल्स बनाता है और उसको डिलीट करता है, डायरेक्टरीज क्रिएट करता है और उसको डिलीट करता है, एंड ऑल्सो सपोर्टिंग प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। तो जितना भी मैनिपुलेशन होता है फाइल्स और डायरेक्टरीज में उसको भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है कहीं पे, वो भी सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। दैन मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी फाइल्स जो भी है उसको मैप भी करता है। बेसिकली जब उसको कोई भी फाइल मेन मेमोरी में नहीं मिलती तो सेकेंडरी स्टोरेज में ढूंढता है, ठीक है। तो वो मैपिंग की विद द हेल्प ऑफ मैपिंग वो ढूंढता है फाइल, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन नेक्स्ट इज बैकिंग ऑफ फाइल्स ऑन नॉन वोलेटाइल मीडिया, ठीक है। जितने भी नॉन वोलेटाइल मीडिया में आपका बैकअप भी रखता है फाइल्स का। ये सब ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बेसिकली इट मैनेजेस ऑल द फाइल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। देन नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। बेसिकली ये आपका जितना भी इनपुट आउटपुट है उसको भी मैनेज करता है, जितना भी आपका इनपुट आउटपुट है। फर्स्ट a memory management component that includes buffering, caching and spooling, ठीक है। तो मैम जितने भी मेमोरी मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है। बफरिंग इज बेसिकली एक टेम्पररी आपका एरिया होता है जो आपके जॉब्स रखता है, उसके इनपुट आउटपुट और उसका कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। स्पूलिंग क्या होता है, जिस जॉब का इनपुट आउटपुट कर रहा होता है और अलग किसी जॉब का कंप्यूटेशन कर रहा होता है, उसको स्पूलिंग बोलते हैं। बफरिंग होता है कि जिस जॉब का वो इनपुट आउटपुट कर रहा है उसी का कंप्यूटेशन करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बफरिंग एंड स्पूलिंग। और केशिंग आपका क्या है, केशिंग क्या है, केश मेमोरी में होता है, तो बेसिकली आपका स्पीड बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। तो इन सब बफरिंग, केशिंग और स्पूलिंग को मैनेज करता है आपका। Then a general device driver interfaces drivers for specific hardware devices. Only the device driver knows the peculiarities of the specific device to which it is assigned. तो बेसिकली हर जो भी प्रिंटर होता है उसका भी ड्राइवर होता है, स्कैनर होता है उसका भी ड्राइवर होता है, जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं सबका ड्राइवर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो केवल ड्राइवर ही जानता है उसके बारे में, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली ये सब भी मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। Then next function of operating system is to manage secondary storage. In the secondary storage, it manage free space management, ठीक है। जितना भी फ्री स्पेस है उसको पता लगाता है कहाँ पे फ्री स्पेस है, तो वहाँ पे उस जो भी फाइल है उसको वहाँ पे एलोकेट करता है, और जो अनयूज फाइल होती है उसको डी एलोकेट करता है। तो ये सब भी मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इधर स्टोरेज एलोकेशन, जितना भी आप जब फ्री स्पेस होगा तो उसमें भी फाइल जो भी स्टोर करनी होगी वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। डिस्क शेड्यूलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। ये सब ऑपरेशंस भी वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। देन देयर आर सम मोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। Basically, it provides means of password and similar other techniques. It prevents unauthorized access to programs and data. ठीक है, पासवर्ड एक फैसिलिटी देता है जिसका अनऑथोराइज एक्सेस से बचाता है आपके प्रोग्राम और डेटा को, ठीक है। तो बाय मींस ऑफ पासवर्ड, ठीक है। तो आपका पासवर्ड सिक्योरिटी रहती है, इसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जो फाइल्स हैं और डेटा है वो सिक्योर रहता है। Next thing is control over system performance, recording delays between requests for a service and response from the system. Basically हर जो भी प्रोसेस होता है वो अपना जब भी कुछ को कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है,
कि मुझे रिसोर्स चाहिए, तो वो जब रिक्वेस्ट उसने करी और उसको जब वो मिला, उसके बीच में जो भी डिले होता है उसको भी रिकॉर्ड करता है, उससे वो पता लगाता है कि हमारा सिस्टम फास्ट काम कर रहा है कि स्लो काम कर रहा है, उसको भी मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट नेक्स्ट इज जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। ठीक है, अब वो जॉब अकाउंटिंग भी करता है कि वो देखता है कि कितना टाइम लग रहा है किसी जॉब को कंप्लीट होने में, और किस रिसोर्स, कौन सा रिसोर्सेज किसके पास कितने टाइम के लिए था, तो ये सब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसको बेसिकली जॉब अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स, ये बेसिकली जितने भी एरर है उसको पता लगाता है और उसको काफ़ी हद तक रिमूव करने की कोशिश करता है। ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो बेसिकली सब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाइलर्स भी है, इंटरप्रेटर्स भी है, असेंबलर्स भी है, और मान लो एमएस ऑफिस है, इंटरनेट ब्राउजर है, तो आपस में इनके कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करके रखता है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सब सर्विसेज होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो दे आर मेनली ऑफ कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, secondary storage management, security, control over system performance, job accounting, error detecting aids, and coordination between other software and users. So these are the functions of the operating system. And next topic is type of operating systems. अब कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम लोग 50s और 60s में यूज करते थे, वो उसका नाम था सिंपल बैच सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका काम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर बीच में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। द यूजर हैज टू सबमिट अ जॉब टू अ कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता था, जो भी यूजर है, जो उसको भी अपना जॉब प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो उस जॉब को उस ऑपरेटर को दे देता था। एंड कंप्यूटर ऑपरेटर प्लेसेस अ बैच ऑफ सेवरल जॉब्स ऑन एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो वो क्या करता था कि सेम जो भी रिक्वायरमेंट है और सेम लैंग्वेजेस या उसके हिसाब से वो एक बैच बना लेता था जितने भी जॉब ऑपरेटर के पास आते थे। ठीक है, देन अ स्पेशल प्रोग्राम द मॉनिटर मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम इन द बैच। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, मॉनिटर होता था जिसमें ये सब कुछ होता था, वो मॉनिटर ही मैनेज करता था जितने भी आपके प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने ऑन द बेसिस ऑफ बैच। ठीक है, बैचेस जो वो बनाता था, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो बैच बना लेता था और बैच को ही वो मॉनिटर एग्जीक्यूट करता था। द मॉनिटर इज ऑलवेज इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, मेन मेमोरी में मॉनिटर होता था और वो हमेशा जॉब को एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, तो मॉनिटर ही बेस में मॉनिटर ही सब कुछ होता था उसमें सिंपल बैच सिस्टम में। और एडवांटेजेस ऑफ सम सिंपल बैच सिस्टम, नो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था। दैन नो मैकेनिज्म टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस को, जैसे आपके पास हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो आप उसको पहले करोगे, अगर लो प्रायोरिटी का प्रोसेस उसको बाद में करोगे, ये सब कोई भी मैकेनिज्म उसमें नहीं था सिंपल बैच सिस्टम में। सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और उसका एक यूजर प्रोग्राम एरिया होता था, इस टाइप का होता था आपका सिंपल बैच सिस्टम। ठीक है, ये 1950s और 60s में ये डेवलप हुआ था, ये बनाया गया था सिंपल बैच सिस्टम। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि आप अपने सीपीयू को एज बिजी एज पॉसिबल रखते हो। फॉर एग्जांपल, एक अगर सीपीयू ने एक जॉब लिया और जॉब को कुछ प्रोसेस करने के बाद जॉब के पास या प्रोसेस के पास उसको मान लो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो उस टाइम तक क्या होगा, आपका सीपीयू आइडल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे ही वो इनपुट आउटपुट करने लग जाएगा प्रोसेस, ये जो सीपीयू है वो नेक्स्ट जॉब ले लेगा, नेक्स्ट प्रोसेस ले लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो कभी भी आइडल नहीं रहेगा आपका जो सीपीयू है। इस कॉन्सेप्ट को ही मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। तो इन दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स अप एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, तो क्या करता है, वो मेमोरी से एक जॉब उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करने लग जाता है। Once this job needs an input-output operation, operating system switches to another job. जैसे ही उस जॉब को इनपुट-आउटपुट ऑपरेशन करना होता है, तो क्या करता है, उस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब पकड़ लेता है। Why? CPU and OS always busy. ठीक है, CPU और OS हमेशा बिजी रहना चाहिए।
ठीक है। तो जैसे वो इनपुट आउटपुट करेगा उतनी देर वो सीपीयू आइडल रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, उतनी देर के लिए वो कोई और जॉब पकड़ लेता है। जॉब्स इन द मेमोरी आर ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ जॉब्स ऑन डिस्क। तो ये जॉब पूल होगा, तो बताऊंगा नेक्स्ट जब आपका मेमोरी मैनेजमेंट या जॉब प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ोगे, जॉब पूल क्या होता है। अभी बस आप ये रखिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि आपका सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना थ्रूपुट ज़्यादा होगा। तो बिजी रहने के लिए वो जब कोई प्रोसेस करता है या जॉब को पकड़ करता है और जॉब पे कुछ इनपुट आउटपुट जरूरत पड़ती है, तो उस समय वो खाली नहीं रहता, वो नेक्स्ट जॉब पकड़ लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है। If several jobs are ready to run at the same time, then the system chooses which one to run through the process of CPU scheduling. ठीक है, बहुत सारे जॉब करने को होते हैं, तो उसमें कौन सा जॉब करना है, ये बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, तो आप इसमें अगले चैप्टर में पढ़ोगे इसको, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। तो बहुत सारे जॉब को करने के लिए जब बहुत सारे जॉब होते हैं, तो उसमें कौन सा जॉब वो करेगा पहले, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। In non-multi-program system, there are moments when CPU sits idle and does not do any work. और जब नॉन मल्टी प्रोग्राम का एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई जॉब उसने करना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया सीपीयू ने, और उसको इनपुट आउटपुट करने लग गया जॉब, तो उतनी देर के लिए वो जो सीपीयू होता है वो आइडल रहता है। ठीक है, उसके पास कोई काम नहीं रहता, डज नॉट डू एनी वर्क। इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम सीपीयू विल नेवर बी आइडल एंड कीप्स ऑन प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कभी भी सीपीयू आइडल नहीं रहता और वो हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें आपका सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहता है। देन नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स और जो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स हैं लॉजिकली सेम होते हैं। ठीक है, time sharing systems are very similar to multi-programming batch systems. In fact, time sharing systems are an extension of multi-programming system. ठीक है, तो logically they are same. ठीक, कि कभी भी आपका CPU idle नहीं रहना चाहिए. But in time sharing system, the prime focus is on minimizing the response time. ठीक है, टाइम शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या करता है, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको मिनिमाइज करता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, आपने जब जॉब भेजा और कब वो कंप्लीट हुआ उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो वो मिनिमम होना चाहिए in the time sharing environment. While in multi-programming, the prime focus is to maximize the CPU usage. और multi-programming environment में क्या होता है, आपको CPU usage, CPU को का जो थ्रूपुट है या CPU यूसेज को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हमेशा उसको, ये दो अंतर होता है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉजिकली दे आर बोथ सेम, बट टाइम शेयरिंग is focused on minimizing the response time, while in multi-programming is focused on to maximize the CPU usage. ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का ये आपका आर्किटेक्चर होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन बहुत सब जॉब होते हैं उसी के साथ, और किस जॉब को कब क्या करना है पहले वो आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज सेम एज पैरेलल सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है, एक से ज़्यादा आपके प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, सिंपल सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोसेसर में एक से ज़्यादा होते हैं। A multi-processor system consists of several processors that share a common physical memory. ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, एक कॉमन फिजिकल मेमोरी को शेयर करते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड्स हायर कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड। तो इसकी जो कंप्यूटिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑल प्रोसेसर्स ऑपरेट अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक ही सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होता है, लेकिन प्रोसेसर एक से ज़्यादा होते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेसर्स एंड हाउ दे डू एक्ट टुगेदर आर ट्रांसपेरेंट टू द अदर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, देखिए फर्स्ट एडवांटेज एनहेंस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमेशा, आप जब भी प्रोसेसर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा आपके सिस्टम का। एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल टास्क बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स कॉन्करेंटली, आप कई सारे टास्क कॉन्करेंटली कर सकते हो उस प्रोसेसर से। जब बहुत सारे प्रोसेसर्स होंगे तो बहुत सारे काम को कॉन्करेंटली कर सकते हैं। इंक्रीजेस द सिस्टम थ्रूपुट। ठीक है, तो सिस्टम थ्रूपुट यानी थ्रूपुट क्या होता है, टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है,
एक यूनिट टाइम में कितने टास्क हो रहे हैं, दैट इज थ्रूपुट। तो थ्रूपुट ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ेगा उसका विदाउट स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल टास्क, ठीक है। तो जब बहुत सारे प्रोसेसर्स होंगे, बहुत सारे काम एक साथ कर लेंगे वो टास्क को, तो ऑब्वियसली उसका थ्रूपुट ज्यादा होगा। If possible, system divide tasks into many subtasks and then these subtasks can be executed in parallel in different processors, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि जब सिस्टम है वो उसको सब टास्क में डिवाइड कर लेता है और हर प्रोसेसर उस सब टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है, देयर बाय स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल टास्क। तो सिंगल टास्क को इससे क्या होता है कि एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है सिंगल टास्क। तो ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और वो कॉमन शेयर करते हैं मेमोरी को, ठीक है, जिनमें मेमोरी कॉमन सेम होती है। देन नेक्स्ट इज डेस्कटॉप सिस्टम्स। तो डेस्कटॉप सिस्टम तो आप जो जानते ही होंगे। Each earlier CPUs and PCs lacked the features needed to protect an operating system from user programs. PC operating system therefore were neither multi-user nor multitasking, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, ना ही मल्टी-यूजर होते हैं, ना ही मल्टीटास्किंग होते हैं। However, the goal of these operating systems have changed with time. Instead of maximizing CPU and peripheral utilization, the system opts for maximizing user convenience, ठीक है। तो ये फोकस क्या करते हैं, डेस्कटॉप सिस्टम जो भी है उसका मेन फोकस होता है यूजर कन्वीनियंस होता है, ठीक है। They are more user friendly, ठीक। These systems are called desktop systems and include PCs running Microsoft Windows, ठीक है। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, ठीक है। एंड operating system for these computers have benefited in several ways from the development of operating systems for mainframes. Then next is microcomputers were immediately able to adopt some of the technology developed for larger operating systems. On the other hand, the hardware costs for microcomputers are sufficiently low that individuals have sole use of the computer and CPU utilization is no longer a prime concern. Thus, some of the design decisions made in operating systems for mainframes may not be appropriate for smaller systems, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके डिज़ाइन होते हैं मेन फ्रेम्स के लिए, वो स्मॉलर सिस्टम्स के लिए सही नहीं होते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मेन फ्रेम सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेसिकली द combination of various computers are connected with various computers are connected with the help of internet, ठीक है। तो इंटरनेट के वजह से जितने भी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं बहुत सारे, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। The motivation behind developing distributed operating system is the availability of powerful and inexpensive microprocessors and advances in communication technology, ठीक है। तो these basically they are connected with the help of internet. These advancements in technology have made it possible to design and develop distributed systems comprising of many computers that are interconnected by communication network, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज इट्स लो प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है। उसका जो प्राइस होता है, कॉस्टिंग होता है, बहुत लो रहता है, ठीक है, और परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम जब इंटरनेट से जुड़े होते हैं आपस में, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं। Then advantages of distributed operating systems are, as there are multiple systems involved, user at one side can utilize the resources of system at other sites for resource intensive tasks, ठीक है। तो एक के पास अगर कोई रिसोर्स है सिस्टम के पास, अगर वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, तो वो दूसरे का रिसोर्स भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है और उसका प्रोसेसिंग भी बढ़ जाता है, फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है। लेस लोड ऑन द होस्ट मशीन, तो होस्ट मशीन में लेस आपका लोड भी वो डिवाइड करता रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। अगर उसके बाद लोड ज़्यादा है तो वो फुली डिवाइड कर देता है उसके साथ वाले लोड मशीन पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, फर्स्ट इज क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड सेकेंड इज पीयर टू पीयर सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम आप लोगों को मालूम ही होगा,
This is the architecture of client server system, where so many clients are connected with the help of network with the server. ठीक है, सर्वर से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे क्लाइंट यूजिंग नेटवर्क. ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम टुडे एक्ट एज सर्वर सिस्टम टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय क्लाइंट सिस्टम. द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम इज डिपिक्टेड इन द फिगर. तो ये फिगर है आपका, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लाइंट आपके सर्वर से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कंप्यूट सर्वर्स एंड फाइल सर्वर्स. ठीक है, तो कंप्यूट सर्वर सिस्टम्स कौन से होते हैं? तो बेसिकली क्लाइंट किसी से आपका रिक्वेस्ट भेजता है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या करता है, जो सर्वर है उस एक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उसका रिजल्ट वापस क्लाइंट को भेज देता है. ठीक है, ठीक, तो इस तरह के इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंप्यूट सर्वर सिस्टम्स बोलते हैं. फाइल सर्वर सिस्टम्स में क्या होता है, क्लाइंट भी अपने आप वो फाइल क्रिएट करता है, अपडेट करता है, रीड करता है और डिलीट करता है. या दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. कंप्यूट सर्वर सिस्टम which is basically provide an interface to which clients can send request to perform an action. ठीक है, किसी एक्शन को परफॉर्म करने क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसका जो भी रिजल्ट है उसको वापस भेज देता है क्लाइंट को. उसको कंप्यूट सर्वर सिस्टम्स बोलते हैं. फाइल सर्वर सिस्टम्स क्या होते हैं, प्रोवाइड अ फाइल सिस्टम इंटरफेस वेयर क्लाइंट्स कैन क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट फाइल्स. ठीक है, तो उसमें क्लाइंट ही सब कुछ करता है. बेसिकली क्या करता है, वो जितने भी फाइल्स हैं उसको क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट करता है. ठीक है, तो ये आपके फाइल सर्वर सिस्टम्स होता है. देन नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर सिस्टम्स.